पोषण और हाइड्रोपोनिक्स की तरफ। क्या होता है भाई आपके सामने इसमें, अगर आप यूनिट नंबर 3 का स्पेशल वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। समझ में आ गया। साथ के साथ जो पीडीएफ पढ़ा रहा हूं ये फ्री में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो कहां पर दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाओ, वो टेलीग्राम का चैनल है उसको ज्वाइन कर लो। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करके अगर कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। फसल पोषण का अर्थ होता है, फसल पोषण का क्या अर्थ होता है भैया आपके सामने, फसल को उचित वृद्धि होना, विकास और उत्पादन के लिए आवश्यक पोषण तत्व उत्पादित देना। मतलब फसल को पोषण का अर्थ यही है कि भाई कोई भी फसल है वह अच्छी खासी मात्रा में आपके सामने क्या हो जाए, उग जाए, अच्छी खासी मात्रा में उसकी वृद्धि हो, विकास हो, और आपके सामने भाई सीधी सीधी बात देखो मैं बताऊं, देखो धन्यवाद कि खानो क्यों खाओ हो, है ना, खानो के लिए खाओ ताकि तारी भाई आपके सामने शरीर हष्ट पुष्ट रहे। यही आपका सामने जो फसल है उनमें भी खाद वगैरह डाली जाए ताकि क्या है अच्छो एक मजबूत और उचित वृद्धि को क्या है पौधों है वो उगे। समझ में आ गया। जैसे अपन भोजन खाते हैं उसी तरीके लिए पौधों के लिए आपके सामने पानी हो गया, खाद हो गई, ये क्या काम करता है, पोषण के रूप में काम करता है। जिस प्रकार मनुष्य को भोजन चाहिए उसी प्रकार को पौधे को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मतलब जिस हिसाब से कोई भी मनुष्य है ना उन भोजन खाना की जरूरत पड़े है, वही प्रकार से कोई भी पौधो है उन पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़े है। क्या आवश्यकता पड़े भाई, पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, यूरिया खाद वगैरह की जरूरत पड़ती है। पौधे के आवश्यक पोषक तत्व क्या होते हैं आपके सामने, कोई भी पौधा होता है उसके अंदर 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 16 कम से कम 16 आपके सामने उन पोषक तत्व मिलना चाहिए यदि कि उसका वो आपके सामने वृद्धि उसका है। प्रमुख पोषक तत्व क्या होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम। तो कोई भी पौधो है ना, कोई भी पौधो होगा आपके सामने, चाहे आपके सामने गेहूं की फसल होगी, चाहे जो बाजरो कोई भी फसल होगी, दाल वगैरह होगी, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होना बहुत जरूरी है। और भारत की जितनी भी भूमि है ना उन आपके सामने खास करके तो पोटेशियम और फास्फोरस बहुत ज्यादा कम देखने मिले हैं और नाइट्रोजन भी बहुत कम हुआ है। समझ में आ गई। तो आपके सामने जो हमारे देश में नाइट्रोजन की खास करके कमी पाई जाती है इसलिए यूरिया का ज्यादातर डाली जाती है ना। तो ये 3 सबसे जरूरी पोषक तत्व हैं। द्वितीयक पोषक कौन सा आपके सामने, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर। प्राइमरी कौन सा है, प्राइमरी है आपके सामने नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटेशियम प्राइमरी ही। द्वितीयक पोषक तत्व कौन सा है आपके सामने, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सल्फर आपके सामने द्वितीयक पोषक तत्व के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गई। दूसरा सबसे जरूरी पोषक तत्व है। और सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज व बोरोन। लोहा, जस्ता, तांबा, मैग्नीज व बोरोन क्या होते हैं आपके सामने शुष्क पोषक तत्वों के नाम से इनको जाना जाता है। क्या होता है भाई आपके सामने इनमें खाद और उर्वरक का क्या महत्व होता है। खाद क्या होती है, खाद प्राकृतिक पदार्थों से बनी होती है, जैसे गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, और ये मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाती है। खाद क्या होती है आपके सामने, जितने भी जो अलग अलग प्रकार के जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं उनसे बनती है। जैसे खाद गोबर की हो सकती है, कंपोस्ट की खाद होती है। कंपोस्ट क्या होती है आपके सामने, जो जिनमें मतलब कोई जो आपके सामने जो पौधा था उसके पत्तों को गलाकर बना दी गई आपके सामने, है ना, और आपके सामने कोई नारियल का बुरादा हो गया, इस प्रकार की चीजों को बना दी जाती है जिससे पौधों की उर्वरकता बढ़ सके। गोबर की खाद क्या है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की, इस प्रकार की जो खाद होती है जो आपके सामने गल जाती है, काले कलर की हो जाती है, तब उसको खेत में डाल दिया जाता है। क्या फायदा होता है भाई आपके सामने, ये मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाती है। क्या करती है आपके सामने, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता को बढ़ाने का काम करती है। उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पौधे को तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं। उर्वरक क्या होते हैं आपके सामने, उर्वरक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कोई भी पौधा होता है ना उसको तुरंत पोषक तत्व प्रदान करते हैं, तुरंत प्रभाव से उसको क्या करते हैं आपके सामने, उसको उसकी वृद्धि करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, जो आप भाई खानो खवाई से अपने हाइट बढ़ सके है, आप मोटा ताजा उसका वही ही पौधों की हाइट बढ़ेगी, है ना, उसका फल लगेगा, उसका अनाज अच्छा लगेगा। तो ये पोषक तत्व क्या करते हैं, रासायनिक पदार्थ क्या करते हैं, पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। जहाँ आप दूध पीवा, है ना, सब्जी खावा, अरे पता ही सब्जी खावा, मतलब तो इस प्रकार की जो चीजें होती है उसी तरीके से आपके सामने खाना हमारे लिए पोषक तत्व है, उसी तरीके से आपके सामने जो रासायनिक खाद होती हैं या आपके सामने जो ये जितने भी जो पदार्थ बताए मैंने, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, ये इनके पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। पोषक तत्वों का उपयोग दक्षता क्या होती है,
पोषक तत्वों की उपयोग दक्षता का अर्थ होता है दी गई खाद का पौधे द्वारा कितना सही उपयोग किया गया। मतलब पोषक तत्वों की दक्षता का उपयोग अर्थ यही हुआ है कि कोई भी पौधा ने कितनी खाद दी गई और उसकी खाद देने से पे कितना फायदा हुई। समझ में आ गया? पोषक तत्वों का उपयोग अर्थ यही हुआ है आपके सामने कि कितनी खाद दी गई और उन खाद देने से उन्हें कितना ज्यादा फायदे देखने मिले। दक्षता बढ़ाने के तरीके क्या होते हैं आपके सामने? सही मात्रा में खाद देना, मतलब ठीक ठाक मात्रा में खाद दो। कोई भी पौधा ने अगर सही मात्रा में खाद दोगा तो उतना ही ज्यादा उससे क्या होगा, उन्हें फायदे देखने मिलेगा। सही समय पर खाद देना, अगर कोई भी पौधा होता है अगर उसको सही समय पर अगर आप खाद दोगे तो उसका क्या फायदा देखने को मिलेगा भाई। अब एक बात बताओ, अगर नहीं बोले खाद दे दी और खाद देने के बाद में पानी कौन दियो तो क्या जो उन फायदों उनका बजाय पेड़ में नुकसान हो जाओगे। समझ में आ गई? अब घनी सारी खाद दे दी तो भी नुकसान हो जाओगे और कम दे दी तो भी नुकसान हो जाओगे। तो यही है, सही समय पर खाद देना भी जरूरी है और सही मात्रा में खाद का देना भी जरूरी होता है। भूमि परीक्षण के आधार पर खाद देना, तो अहिया को नहीं कि थारा मन में उस साबुन खाद देती भाई, थारा मन में कि भाई आज चलो भाई यूरिया गिर देंगे, पर थारा मन में कि पोटास गिर दें, पर थारा मन में कि कैल्शियम को छिड़काव कर दें, पर थारा मन में कि बोरोन गिर दें। अही साबु गिरा तो भाई फसल तो उगे उनकी और जो उग रही हवा भी जाती रहेगी। तो क्या करियो जाए, थारी जय की जो जमीन है ना उसकी जांच करो। कृषि किसान केंद्र होते हैं ना आपके सामने, उसके अंदर आपके सामने जाओ, अपनी मिट्टी की जांच करवाओ, किस प्रकार के खाद की जरूरत है आपके खेत को, उस प्रकार की खाद देना खेत में जरूरी होता है। अगले वाला पॉइंट होता है जल संसाधन। जल होता है वो फसल वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। पानी है ना, पानी कोई भी फसल ना वृद्धि करने के लिए जरूरत है भाई। पानी तो भाई अगर अपना नहीं मिले, एक छोटी सी बात सोचो, अगर पानी अपना खुद ने नहीं मिले तो अफाई कौन वृद्धि कराना। तो इसके लिए अगर कोई भी फसल है अगर उन वृद्धि करनी है तो उसके लिए क्या जरूरी है भाई, आपके सामने उन पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़े। और पानी भी ऐसा नहीं कि आपके मन में है उतना दे दिया, सही मात्रा में, सही आवश्यक मात्रा में पानी का देना जरूरी होता है। क्या महत्व होता है जल का? पोषक तत्वों का परिवहन, मतलब जो जितना भी प्रकार का खनिज जो ही बस जमीन में जो खनिज रहे उन्हें उठा के आपके सामने पौधा की जो जड़ा तक ले, जड़ा से पोषक तत्व जो खींचा जाए और फल तक पहुंचानो, तना ने पहुंचानो, आपके सामने हर जो अंग हुआ है आपके सामने पौधा को उस हर अंग तक पहुंचाना क्या किसका काम होता है? आपके सामने जल का काम होता है। जल वो माध्यम बने हैं, समझ में आ गई? क्यों? लिक्विड हुआ है उसका माध्यम से जल्दी सी ऊपर की तरफ पहुंचा। पौधे में वृद्धि, खनिज पहुंचाओगे पानी तो इससे क्या पौधा के अंदर वृद्धि देखने मिलेगी। तापमान का नियंत्रण, साथ के साथ क्या करता है भाई, पानी क्या करता है आपके सामने ताप का भी नियंत्रण करता है। क्यों? क्योंकि भाई आपके सामने गर्मी को मौसम हुआ है ना। भारत की कैसा मौसम भाई? शुष्क मौसम है, तो गर्मी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, तो गर्मियों के मौसम में ज्यादा पानी इवेपोरेट नहीं हो जाए तो पौधा मुरझा जाएगा। और सर्दियों के मौसम में क्या करता है आपके सामने पानी है उसको आपके सामने सही माध्यम से जब संचारित करना। तो तापमान को नियंत्रित रखने का भी काम किसका होता है भाई? आपके सामने पानी का ही काम होता है। मिट्टी, पौधा और जल में क्या संबंध होता है? मिट्टी, पौधे और जल में क्या संबंध होता है? मिट्टी, पौधे और जल एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। क्या होता है आपके सामने? जो मिट्टी होती है, पौधा होता है और जल होता है, ये सब चीजें आपस में निर्भर करते हैं। कैसे निर्भर करते हैं? कोई भी पौधा होता है उसको क्या किया जाता है आपके सामने, उसको आपने लगा दिया, क्या कर दिया? पौधे को जमीन में लगा दिया। अब पौधा लगेगा कहां पर? आपके सामने मिट्टी में लगेगा। मिट्टी में लगा दिया, अगर पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? आपके सामने वो विकसित नहीं हो सकता। तो यही है, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। पौधा ना मिट्टी के बिना लग सकता है, ना जल के बिना लग सकता है। और चाहे अकेला जल होगा तो भी नहीं लग सकता और अकेला मिट्टी होगी तो भी नहीं लग सकता। तो तीनों के तीनों आपके सामने, मिट्टी, पौधा और जल एक दूसरे पर क्या करते हैं? आपके सामने निर्भर करते हैं। मिट्टी जल को पकड़ती है, जल पोषक तत्वों को घोलता है और पौधा उसे क्या करता है? ग्रहण करता है। तो सारे के सारे आपके सामने एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। मिट्टी क्या करती है? आपके सामने जो जल होता है ना, पानी होता है, उसको मिट्टी जल को पकड़ती है। समझ में आ गए भाई? मिट्टी क्या करती है? मिट्टी के अंदर जड़े जाती हैं और वो क्या करते हैं? वहां से पानी को सोखने का काम करती हैं। जल क्या करता है आपके सामने? पानी के अंदर पोषक तत्व है, आयरन, पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसी चीजें घुली रहती हैं और जिसे क्या करता है आपके सामने? पौधा ग्रहण कर लेता है। चलिए अगले वाले भाग की तरफ बढ़े। हाइड्रोफोनिक्स क्या होता है? हाइड्रोफोनिक्स का अर्थ होता है वह तकनीक जिसके माध्यम से पौधा पानी में पौधे को माटी के बिना पोषक तत्वों को पोषक घोल में उगाया जाता है।
हाइड्रोफिनिक्स क्या भैया, एक कोई भी पोषक तत्व अगर नाइट्रोजन, बोरोन, कैल्शियम, फास्फोरस को एक लिक्विड को घोल बना दियो, उसके अंदर कोई पौधा ना उगायो और वो उगो उन हाइड्रोफिनिक्स का नाम से जाने जा है। समझ में आ गया? तो बिना मिट्टी के आपके सामने कोई भी पौधे को पोषक घोल में उगाए जाने को हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोफिनिक्स का सिद्धांत किस चीज पर काम करता है? पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्वों का घोल देना, मतलब कोई भी पौधा उगाए गए हो, वो पौधा ने सारा का सारा आवश्यक पोषक तत्व देना जरूरी, मतलब जो कोई भी पौधा उगाए जा उन सारा का सारा आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करो, जिससे कि आपके सामने वो उनका घोल में उग सके। अगले वाला है जड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन देना। साथ के साथ किस सिद्धांत पे काम करता है? उसके अंदर जितने भी जो जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को प्रदान करना, मतलब जो जड़ें होती हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की प्राप्त करना। ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए आपके सामने भाई जो उसी के अंदर जो पोषक का घोल होता है उसके अंदर क्या की जाती है, जो ऑक्सीजन उसकी मात्रा को छोड़ा जाता है। जल और आपके सामने पोषक घोल का संतुलन बनाए रखना, जो जल पानी है और उसके अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको अंदर सही मात्रा में संतुलन बनाए रखा जाए। तो 3 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना। अगर आप हाइड्रोफिनिक्स करना चाहते हो तो उसके अंदर क्या करना, सभी पोषक तत्वों को रखोगे, जड़ों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए और उसके अंदर जल में जो पोषक तत्व हैं वह पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है। आवश्यक पोषक तत्व कौन से होते हैं आपके सामने? हाइड्रोफिनिक्स में भी पौधों को वही आवश्यक पोषक तत्व दिए जाते हैं जो सामान्य खेती में दिए जाते हैं। मतलब हाइड्रोफिनिक्स की जाना तो जो कोई भी पौधा होगा वही आवश्यक पोषक तत्व दिए जाए जो आपका सामने सामान्य कृषि के अंदर किसी पौधे को दिए जाते हैं। समझ में आ गया? पोषक घोल की तैयारी किस तरीके से आपके सामने पोषक घोल को बनाया जाता है? पोषक घोल को पानी में आवश्यक उर्वरकों को मिलाकर बनाया जाता है। क्या करो जा भाई, आपके सामने जो पोषक घोल हुआ है ना, पोषक घोल क्या होता है आपके सामने? पोषक घोल वो होता है आपके सामने जिसको पानी में जो पानी होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, पर्याप्त मात्रा के अंदर उर्वरक व मिलाकर के करो जाए पोषक घोल है वो तैयार करो जाए। क्या क्या होना चाहिए? सही मात्रा में पोषक तत्वों को मिलाओ, स्वच्छ पानी का उपयोग करो और घोल का संतुलन होना आवश्यक होता है। जड़ का माध्यम, जड़ माध्यम होता है वह पदार्थ को जो जड़ों के सहारा देता है। जड़ की चीज है भाई, जड़ बात चीज है जो कोई भी पौधा ना सहारा देके उन मजबूती प्रदान करे, साथ के साथ वो पौधा जड़ के सहारे की आपके सामने और ज्यादा बड़ो है और आपके सामने जड़ के सहारा की जो पौधों सारा पोषक तत्वों ने प्राप्त करे है। उदाहरण की बात करें, रेत है ना, रेत हो गई, बजरी हो गया, आपके सामने नारियल रेशा हो गया, ये सभी के सभी क्या पोषक तत्व के रूप में काम करते हैं। तो ये थी आपके सामने जो यूनिट नंबर 3 मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दी है। अब अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 की तरफ। अगर आप यूनिट नंबर 4 को पढ़ना चाहते हो तो अगर आप सिर्फ यूनिट नंबर 4 का अकेला वीडियो देख रहे हो तो आपको क्या करना है, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर देना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या कर रखा आपके सामने, डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। जैसे टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे आपके सामने आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगी। समझ में आ गया? और डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का भी लिंक दे रखा, उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करके अगर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हो। चलिए यूनिट नंबर 4 की बात करें। हाइड्रोफिनिक्स में पौधे की वृद्धि का अध्ययन। कोई हाइड्रोफिनिक्स होता है उसमें पौधे की वृद्धि किस प्रकार से होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अध्ययन का महत्व और अर्थ और महत्व। अध्ययन केस स्टडी का क्या अर्थ होता है? अध्ययन का अर्थ होता है किसी वास्तविक स्थिति का प्रयोग का गहराई से अवलोकन व विश्लेषण करना। भाई अध्ययन क्यों है? कोई भी चीज का बारे में अध्ययन करो, मतलब कोई भी स्थिति के बारे में अध्ययन करो। अब भाई पेपर है थारो, समझ में आएगी तो कौन सा पेपर है, क्या पढ़ाई करनी है, जैसे एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है तो कौन सा नोट्स पढ़ना है, कठियों क्लास लेनी है, कठियों नोट्स देखना है, ये सारी की सारी चीज की अंदर है आपके सामने अध्ययन का नाम से जानी चाहे। हाइड्रोफिनिक्स में अध्ययन के द्वारा यह समझा जाता है कि पौधा मिट्टी के बिना कितने प्रकार से उगते हैं। हाइड्रोफिनिक्स क्या है, पौधा है ना वो मिट्टी के बिना किस प्रकार उग सकता है उसको क्या कहा जाता है आपके सामने, हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो मैं बताया भाई कोई भी पोषक तत्व का घोल है ना, अगर कोई पौधा उग जाओ ना हाइड्रोफिनिक्स कही जाए। तो साइंटिस्टा क्या दिमाग लगाओ कि बिना मिट्टी का भी अगर आप पौधा उगाना चाहो तो कहीं उगास का इस चीज को अध्ययन करे जाओ हाइड्रोफिनिक्स के नाम से जाने जाए। अध्ययन का क्या महत्व होता है? वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं। कोई भी व्यक्ति है ना उसको वास्तविक रूप से वास्तविक अनुभव प्राप्त होते हैं
हाइड्रोफिनिक्स के माध्यम से भाई कोई भी बच्चा ने कोई भी एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहा है और उन पौधा के बारे में कितना ज्ञान दे दो, लेकिन जब तक खेत में ले जाके उगाना नहीं सिखाओगे तब तक उनका बेरो पाट जाओगे। तो अध्ययन में यही है कि कोई भी बच्चे को वास्तविक अनुभव का पता चलता है, साथ के साथ थ्योरी भी समझ में आवे। पहले उन क्लास में थ्योरी समझाई तो उन्हें क्या अलग अलग प्रकार का सिद्धांत बेरो पाटोगो कि कौन सा टाइम में फसल उगानी चाहिए, कौन सा टाइम में नहीं उगानी चाहिए। इससे क्या हो जाता है, आपके सामने सिद्धांतों की सही समझ बनती है। समस्याओं को समाधान सीखने में मदद मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जैसे कोई किस समय खरपतवार को हटाना चाहिए, सर्दी लग जाए तो क्या करना चाहिए पौधे को, आपके सामने अगर ये कीट लग जाए, जो अलग अलग प्रकार की कीट लग जाए तो उनको किस प्रकार से हटाना चाहिए। तो ये जो समस्याओं का जो समाधान होता है उसको समाधान सीखने में मदद मिलती है। आधुनिक कृषि तकनीकों को भी समझने में आसान होता है। जो आज के समय जो कृषि तकनीकें चलती हैं आपके सामने, उसको भी आपके सामने समझना आसान बन जाता है। भाई समय के साथ हर चीज बदलती है, तो आपके सामने अलग अलग प्रकार के पौधों को लगाने की तकनीकें भी बदल रही हैं। हाइड्रोफिनिक्स में पौधे की वृद्धि। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली में पौधे की जड़ें पोषक तत्व युक्त जल के घोल में डूबी होती हैं या संपर्क रहती हैं। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली क्या भाई, आपके सामने कोई भी पौधा है, उसकी जो जड़ हुई ना आपके सामने, तो जड़ क्या रही भाई, वो पोषक तत्व में क्या रहेंगे आपके सामने गुली हुई रहती है, आपके सामने जड़ में डूबी हुई रहे और संपर्क में रहे, मतलब पोषक तत्व रिंगा है। मैं बताया था कोई पानी डाल दिया, पानी का घोल में आपके सामने नाइट्रोजन, यूरिया, फास्फोरस, आपके सामने बोरोन, आयरन, सब के सब घोल रहा रखे और उका क्या करे थोड़ी जड़ अब हम छोड़ रखे, थोड़ी जड़ वो घोल में छोड़ रखे ताकि पोषक तत्व पूछ तो रही और आपके सामने पौधा की वृद्धि होती रहे। इसमें पौधे को सभी आवश्यक पोषक तत्व सीधे मिल जाती है। क्यों है, पौधा सारा आवश्यक जितना पोषक तत्व की जरूरत है वो जमीनों खिंचन की जरूरत कौन पड़े, सीधो को सीधो पानी से ही मिल जाए। पौधे के वृद्धि के मुख्य कारण क्या होते हैं, क्या कारण होते हैं भाई पौधे के वृद्धि के मुख्य कारण? पर्याप्त पोषक तत्व मिल जाते हैं, मतलब कोई भी पौधा होगा उन पर्याप्त रूप से पोषक तत्व मिल जाएंगे। जो पोषक तत्व की उन जरूरत पड़े है, नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी नाइट्रोजन खींच लेगो, फॉस्फोरस की जरूरत पड़ेगी फॉस्फोरस ने खींच लेगो। नियंत्रित जल प्रणाली, जितना पानी की जरूरत पड़ती है उतना पानी उसको मिल जाता है, नियंत्रित रूप से उसको जल मिल जाता है, क्योंकि जल के घोल के अंदर ही आपके सामने उसको बनाया जाता है। रोग कम लगना, अब आपके सामने आपको पता भाई जीव जंतु कहां पर ज्यादातर रहते हैं, कीड़े मकोड़े आपके सामने आप जो खरपतवार कहां पर लगते हैं, भूमि के अंदर रहते हैं, है ना। भूमि रहेगी नहीं, पानी के अंदर आपके सामने जो ज्यादा जीव जंतु रहेंगे नहीं, तो इसके अंदर क्या होगा, उसको रोग है वो कम लगने के चांसेस रहते हैं। वातावरण पे नियंत्रित, लैब के अंदर आप क्या करते हो, कोई भी साइंटिफिक लैब होती है, उस लैब के अंदर आप क्या करते हो, अपने जो पोषक तत्व रखे रहते हैं उसके अंदर पौधे को उगाया जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको लगे कोई रोग लग गया है, जल की जरूरत पड़ रही है, कोई पोषक तत्व की डालने की जरूरत पड़ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से सभी चीजों को क्या कर सकते हो, नियंत्रित कर सकते हो। हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली का अध्ययन, हाइड्रोफिनिक्स प्रणाली का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है? घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली। घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली क्या होती है, इस प्रणाली में सब्जियां जैसे पालक, सलाद, पत्ता द्वारा उगाई जाती है। मतलब घरेलू स्तर की क्या हो भाई, आपके सामने सब्जी उगाई जाए, जैसे पालक उगा दियो, सलाद उगा दी, पत्ता की सब्जी होगी, कोई फल उगा दियो, तो इस प्रकार की चीजों को उगाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, आपके सामने घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। इसके अध्ययन से पता चलता है कि कम जगह और कम पानी में अच्छी पैदावार कैसे मिल सकती है। तो इस चीज को जो अध्ययन करेगा हाइड्रोफोनिक प्रणाली को, तो इससे क्या जो आपके सामने कम जगह में कम पानी में कहीं अच्छी पैदावार की जा सकती है, उसको हाइड्रोफोनिक प्रणाली के नाम से जाना जाता है। अगले वाली होती है व्यवसायिक हाइड्रोफोनिक प्रणाली। देखो घरेलू स्तर क्या हुआ कि घर को नॉर्मल सब्जी उगा दी, पालक की सब्जी है ना आपके सामने, या कोई और नॉर्मल फसल उगा दी, तो उनके कहे जा घरेलू स्तर की हाइड्रोफोनिक्स प्रणाली कहा जाता है। व्यवसायिक हाइड्रोड्रोपिनिक प्रणाली क्या होती है? हाइड्रोड्रोपिनिक जो प्रणाली क्या होती है, बड़े पैमाने पर फसलों का उत्पादन किया जाता है। मतलब बहुत बड़े स्तर पे जब आप हाइड्रोड्रोपिनिक जो प्रणाली अपनाते हो, उसमें क्या किया जाता है, आपके सामने बहुत बड़े स्तर पे अगर आप कोई भी फसलों को उगा रहे हो, उसको व्यावसायिक स्तर पे जाना जाता है। जैसे कोई कपास उगाने लगा, है ना, कोई आपके सामने रबड़ उगा दियो, आपके सामने चाय को बागान उगा दिया, जो गेहूं की फसल उगा दी, तो मतलब व्यवसाय के लिए, बिजनेस करने के लिए अगर आप क्या करते हो, बड़े पैमाने पे फसलों को उगाते हो, उसको क्या कहा जाता है, व्यवसायिक हाइड्रोपोनिक आपके सामने प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
इस चीज के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अधिक उत्पादन कम समय में कैसे किया जा सकता है। मतलब अगर आप व्यावसायिक हाइड्रोपोनिक जो प्रणाली का अध्ययन करते हो तो इससे क्या पता चलता है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा फसलों को कैसे उगाया जा सकता है, इसके बारे में आपको पता चलता है। अगले वाला पॉइंट है पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। तो पौधे को वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं भाई आपके सामने। हाइड्रोपोनिक में पौधे की वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है। कौन से कारकों पर निर्भर करती है आपके सामने। पोषक घोल की गुणवत्ता, आप जो भी पोषक घोल दे रहे हो, आप जिस प्रकार का आपके सामने जो घोल उसके अंदर डाल रहे हो, उसकी गुणवत्ता कैसे, किस क्वालिटी का आपके सामने उसका जो घोल है वो किस क्वालिटी का है। जल का तापमान, पानी है उसके अंदर जो घोल है उसके अंदर जो तापमान है, कितना तापमान है उस पानी का, उसके बारे में आपको पता चलता है। प्रकाश की मात्रा, कितनी मात्रा में आपके सामने जो प्रकाश है, सूर्य की किरणें है, उसको कितनी मात्रा में देनी चाहिए ताकि आपके सामने जो फसल है वो अच्छी क्वालिटी की उग सके। ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो कोई भी पौधा होता है भाई उसको उगने के लिए यही 4 चीजों की जरूरत होती है। अच्छे क्वालिटी के पोषक तत्व मिल जाए, जल का तापमान है वो नियंत्रित रहे, प्रकाश की मात्रा नियंत्रित रहे और ऑक्सीजन की उपलब्धता है वो क्या रहे, नियंत्रित रहे। अगर ये 4 चीजें अगर किसी पौधे को मिल जाती हैं तो ये समझ लो कि वो पौधा अच्छी मात्रा में उग जाता है। हाइड्रोपोनिक नवा पारंपरिक खेती, हाइड्रोपोनिक नवा पारंपरिक खेती के क्या फायदे होते हैं भाई, कंपैरिजन करते हैं। हाइड्रोपोनिक में क्या होता है, कम पानी का उपयोग होता है, समझ में आ गया। पारंपरिक खेती में क्या होता है भाई, आपके सामने ज्यादा का ज्यादा पानी का उपयोग होता है। नहर से पानी दोगे, समझ में आ गया, कुएं से पानी दोगे, ड्रिप सिस्टम से दोगे तो भी काफी पानी यूज होता है। और हाइड्रोपोनिक्स में क्या होता है, आप संतुलित कर सकते हो, जितना पानी की जरूरत उतना ही पानी डालोगे। तेज वृद्धि होती है, क्यों वृद्धि होती है, क्योंकि पोषक तत्व होते हैं ना, जितने भी पोषक तत्व है उन पोषक तत्वों के अंदर उनके जड़ें डली रहती है तो ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। कीट वगैरह कीट वगैरह लगने के कम चांसेस रहते हैं आपके सामने। धीमी वृद्धि होती है, क्यों, क्योंकि भूमि के अंदर कौन सा पोषण की कमी है ये अधिकतर लोगों को तो पता ही नहीं रहता है, तो इसलिए धीमी वृद्धि देखने को मिलती है पौधे को। साथ के साथ यहाँ पर जड़ें होती हैं, उसको सीधी पोषक तत्व मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सामने पोषक तत्व वो खींचना पड़ रहा है जड़ को, उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए वृद्धि धीरे धीरे देखने को मिलती है। कम रोग, जो हाइड्रोपोनिक होता है उसके अंदर क्या होता है भाई, कीट वगैरह लगने कम चांसेस रहते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो पारंपरिक खेती होती है इसके अंदर क्या होता है, अधिक से अधिक रोग लग सकता है, ज्यादा से ज्यादा रोग लगने के चांसेस रहते हैं। अधिक नियंत्रण, आप क्या कर सकते हो भाई, आपके सामने हाइड्रोपोनिक्स विधि होती है, इसके अंदर ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो चीजों को, और इसके अंदर कम नियंत्रित किया जा सकता है। आपके सामने पारंपरिक खेती होती है, इसमें आप बहुत कम चीजों को नियंत्रित कर सकते हो। अगले वाला पॉइंट आपके सामने क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क का क्या महत्व होता है। क्षेत्र कार्य में विद्यार्थी स्वयं हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को देखकर समझकर प्रयोग कर सीखते हैं। फील्ड वर्क क्या हो, फील्ड वर्क का अर्थ होता है कि जब बच्चों को प्रयोगशाला के अंदर ले जाकर बच्चों को हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को समझाया जाता है, उसको क्षेत्र कार्य के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र कार्य के क्या लाभ होते हैं, व्यवहारिक ज्ञान होता है। बच्चे को किस प्रकार का होगा, व्यवहारिक ज्ञान की प्राप्ति होगी आपके सामने कि किस किस प्रकार की जो फसलें भाई हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली में कैसे कैसे फसलें उगती हैं, उसको आंखों से देख रहा है, आंखों से समझ रहा है, कौन से पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, किस प्रकार के पानी वगैरह की जरूरत पड़ती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, धीरे धीरे क्या होने लगता है भाई आपके सामने, आत्मविश्वास में उसके कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। कृषि में रुचि बढ़ना, धीरे धीरे क्या होता है आपके सामने जो खेती होती है उसके अंदर जो कृषि होती है उसमें जो विद्यार्थी है उसकी रुचि बढ़ना शुरू हो जाती है। अगले वाला पॉइंट है हाइड्रोपोनिक्स अध्ययन के लाभ और सीमाएं। जो हाइड्रोपोनिक्स जो अध्ययन होता है इसके क्या लाभ होते हैं और क्या सीमाएं होती है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहला, जल की बचत होना। क्या होता है आपके सामने जो जल है, पानी की ज्यादा से ज्यादा बचत होती है। क्या होता है आपके सामने जो पानी होता है उसकी ज्यादा से ज्यादा बचत देखने को मिलती है। अगले वाला पॉइंट है कम भूमि की आवश्यकता, ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम जमीन के अंदर भी आप क्या कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा फसलों को उगा सकते हो। समझ में आ गया। तो एक तो पानी की बचत होती है, दूसरी कम भूमि में ज्यादा आपकी चीजों उगा सकते हो। उत्पादन अधिक होता है। क्या होता है आपके सामने, कम चीजों का उत्पादन, कम जरूरतों में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन देख सकते हो। तो हाइड्रोपोनिक्स का यही लाभ है, पानी की बचत होती है, भूमि की जरूरत नहीं पड़ती है और अधिक उत्पादन देखने को मिलता है। कमियां क्या क्या होती है भाई आपके सामने, प्रारंभिक लागत ज्यादा। अगर स्टार्टिंग में हाइड्रोपोनिक्स प्रणाली को लगाओगे तो भाई पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, बहुत अधिक खर्चा देखने को मिलता है ना। तकनीकी की ज्ञान आवश्यकता,
अब कोई व्यक्ति को हाइड्रोफिनिक्स का एच नहीं पता, वो कैसे हाइड्रोफिनिक्स लगाएगा? तकनीकी ज्ञान होना भी जरूरी होता है उसके लिए। तो ये था आपके सामने बच्चों पूरा का पूरा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का पेपर, सारा का सारा सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।